नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम बिरजू है। बिरजू जी की कहानी 2005 की है, जब बिरजू जी का उम्र 22-23 साल का रहा होगा और वो गुब्बारे बेचने का काम करते थे अपने साइकिल पर। गाजियाबाद जिला के रहने वाले थे। तो क्या हुआ था घटना उनके साथ, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी बिरजू जी का है, साल 2005 का। बिरजू जी अपने परिवार में इकलौता कमाने वाले थे और वो भी गुब्बारे बेचते थे। 22-23 साल का उम्र हो चुका था। पिता पहले मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन जब बीमार पड़ गए ना, तब वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे। शरीर उनका एकदम थक चुका था। दवा दारू चल रहा था और उसमें भी पैसे काफ़ी खर्च होते थे। अब उस घर में बिरजू इकलौता ही लड़के थे और जो कमा रहे थे वो भी गुब्बारे बेच करके। सुबह निकलते वो साइकिल पर अपना सारा गुब्बारे वारे लेकर के, खिलौने वारे लेकर के, और जब लौटते ना तो रात का कभी 10 कभी 11 बजे रात को घर पहुंचते थे। और लेकिन जी जान से मेहनत करते थे। उनको पता था कि पैसे की घर में ज़रूरत है, पापा का इलाज चल रहा है और घर में अब तो कोई कमाने वाला भी नहीं था। जब घर लौटते तो पूरी तरह से थक जाते थे। सोते तो उनको होश नहीं रहता कि कहाँ सो रहे हैं। इतनी थकावट हो जाती, सारी दिन साइकिल चला चला करके, चिल्ला चिल्ला करके। और धीरे धीरे अब उनका जो आदत था अब दूसरी तरफ होने लगा। दारू के शिकार बन गए थे। लेकिन दारू बाहर नहीं पीते थे। जब घर लौटते ना तो साथ में एक पौवा रख लेते थे और अपने छत पर जाते, जहाँ पर वो सोते थे, कमरा था उनका। नीचे मम्मी पापा, उनकी बहन वगैरह सब रहती थी। तो कोई जानता भी नहीं था कि बिरजू दारू पीते हैं। चुपचाप खाना ले जाते और खाने के साथ पौवा मारते और सो जाते। अब डेली का इनका आदत हो चुका था। हाँ, कभी कभी अपनी माँ के लिए मिठाइयाँ, फिर खास करके जलेबी जरूर लाते थे जब वो लौटते थे। माँ को मिठाई बहुत पसंद थी और उनकी जो बहन थी उनको भी मिठाई बहुत पसंद थी। जब ज़्यादा पैसे कमाई हो जाती थी तो वो भी काम करते थे। और एक रात ऐसे ही सुबह के निकले हुए और रात को करीब 11 बजे अपने घर की तरफ लौट रहे थे। साइकिल चला चला के थक चुके थे। अब जो अपना काम था पौवा ले लिया और मम्मी और बहनों के लिए जलेबी उस रात लिया था। कुछ ज़्यादा ही आज कमाई हो गई थी। अब खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट रहे थे। रात का 11 बज रहा था। जिस कॉलोनी में घर था उनका मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर था और वो भी कच्चा पक्का रास्ता। अब अंधेरी रात वैसे भी सुनसान हो जाती है। जब मेन रोड से अपनी साइकिल उतारे ना तो एकदम कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उस रोड पर कोई ना कोई आता जाता दिखाई देता था, लेकिन आज तो रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा था। एकदम सुनसान भयानक सा नजर आ रहा था। उनका दिल ना जाने आज क्यों तेज तेज धड़क रहा था। डर एहसास हो रहा था। क्या ये खतरे की घंटी थी? उनको समझ जाना चाहिए था। लेकिन वो रोज के उसी रास्ते पर आने जाने वाले थे और जानते थे कि इतने सालों से मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो आज क्या होगी। साइकिल पर अपने पैडल मारते हुए, गड्ढे अगर बचाते हुए आप अपने घर की तरफ चले जाते थे। करीब करीब आधा रास्ता उन्होंने पूरा कर लिया था। अब जो जगह थी वो वहाँ पर जंगल झाड़ जैसा था। अब बिल्कुल सुनसान जगह था। अब
वहाँ पर कॉलोनी वाले बताया करते थे कि उस जगह पर आत्माएं रहती हैं। लेकिन इनको पता था बिरजू जी को कि ये सब झूठी बात है। मैं तो इतने साल से रात को 10 बजे 11 बजे लौटते रहता हूँ, आज तक आत्माएं मुझे नज़र नहीं आई, तो आज क्या नज़र आएगी। यही सब सोचते अपने मन में विचार करते हुए उस जगह पहुँच गए थे जहाँ वो कहा जाता था कि इस जगह पर आत्माएं घूमती रहती है। अब वहाँ जब जाते ना, जब भी रात में गुजरते तो ये बात उनको याद आती कि अरे कॉलोनी वाले बताया करते हैं कि इस जगह पर कोई आत्माएं नजर आती हैं। अब कुछ पल के लिए ठिठक जाते, देखते आजू बाजू, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अब फिर कहते कि ये सब झूठी बात है, इसमें बातों में कोई दम नहीं है। अगर आत्माएं सबको नज़र आती तो मुझे भी तो नज़र आनी चाहिए थी, और वो भी मैं अकेले हूँ। अब फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उस जगह से 2-4 कदम आगे बढ़े साइकिल से, तभी एक आवाज औरत का सुनाई पड़ा, बिरजू, ए बिरजू। अब बिरजू साइकिल चला रहे थे। जब ये आवाज सुनाई पड़ा तो भाई चौंके कि इतनी रात को सुनसान जगह है, और यहाँ औरत कौन सी जानती है मुझे, कौन है ये औरत। अब साइकिल रोक करके पीछे देखने लगे, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं पड़ा। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज तो साफ साफ हमने सुना, कोई औरत मेरी नाम लेके पुकार रही थी, बिरजू बिरजू, लेकिन अब दिखाई क्यों नहीं दे रही है। क्या बात है भाई, कौन थी औरत। अब कुछ पल तो खड़े रहे वहां पर, देखते रहे, लेकिन जब कोई नजर नहीं आया तब सोचने लगे, अरे शायद मेरे मन का भ्रम हो, थक गया हो ना आज साइकिल चला चला के ज़्यादा, इसीलिए मुझे एहसास हो रहा। फिर आगे की तरफ चल पड़े। जैसे ही 2-4 कदम साइकिल चलाया, अब फिर वही आवाज, बिरजू, ए बिरजू। अब बिरजू स्पष्ट आवाज सुना, औरत की आवाज, और साइकिल रोक दी। साइकिल रोक के पलट कर देखने लगे, लेकिन अभी भी कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ अपनी निगाहें अंधेरे में दौड़ाने लगे कि किसकी आवाज है भाई, कौन मुझे जानता है, कौन मेरा नाम लेके पुकार रहा है, लेकिन कोई दिखाई देता ना। अब सही मायने में जो दिल की धड़कन थी बिरजू की बढ़ गई। ऑटोमेटिक ना जाने उनके साथ क्या हुआ, अब पूरा शरीर जैसे झंझना गया हो, डर की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। उनके मन में हठात ख्याल आया, अरे ये आवाज कहीं उसी भूत प्रेत की तो नहीं है जिसके बारे में मैं सुनता आया हूं। कॉलोनी वाले बताते हैं कि इस जगह पर आत्माएं घूमती रहती हैं, क्या ये उन्हीं की आवाज तो नहीं है। फिर अपने मन में सोचने लगे, डर लग रहा था, बार बार इधर उधर देख रहे थे कि आखिर कौन है जो मेरा नाम लेके पुकार रही है, दिखाई नहीं दे रही है। कुछ पल डरे रहे, खड़े रहे, और फिर जब कोई नजर नहीं आया तो पुकार बैठे, अरे कौन है भाई जो मेरा नाम लेके पुकार रहा है, अगर कोई है तो सामने तो आओ, कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है। अब 2-3 बार इस बात को उन्होंने रिपीट किया। अब फिर जैसे लगा कि पास में खड़ा एक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, बिना हवा पानी के। कोई तेज हवा नहीं, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो ये पेड़ खड़ा अपने आप कैसे हिलने लगा, वो भी जोर जोर से। आप और डर गए बिरजू, ये क्या हो रहा भाई, ये पेड़ अभी शांत खड़ा था और ये अपने आप कैसे हिलने लगा। अब बिल्कुल बिरजू जी का हालत खराब हो गया। उनको लगा कि सही बात है, जरूर उन्हीं आत्माओं का काम है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रही है। कॉलोनी वाले कहते थे कि आत्माएं लोगों को नजर आती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। अब बिरजू जी इतना डर चुके थे
कि अब उस जगह पर रुकना नहीं चाहते थे। अपनी साइकिल अब पेडल मारना शुरू कर दिया, लेकिन शरीर उनके बस में नहीं लग रहा था। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जैसे तैसे साइकिल अब चला करके आगे चलते जा रहे थे। पीछे मुड़ मुड़ करके देखते जा रहे थे कि कहीं कोई भूतनी मेरे पीछे तो नहीं लगी है, और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब उस जगह से काफी आगे निकल गए थे। ना तो अब आवाज सुनाई पड़ी और ना ही कोई दिखाई पड़ा। तब उनको चैन पड़ा कि चलो, हो सकता है कि मेरे मन का भ्रम हो। लेकिन मन का भ्रम कैसे हो सकता है? दूसरी बार मैंने आवाज सुना, साफ शब्दों में आवाज सुना, और वो पेड़ क्यों हिला इतनी जोर जोर से बिना हवा का? उस जगह पे तो कोई बंदर, कोई ऐसी चीज भी नहीं थी। अगर बंदर होते तो जरूर पता चल जाता। अब यही सब सोचते विचारते डरे हुए अपनी साइकिल को आगे चलाते जा रहे थे। कॉलोनी बिल्कुल अब नजदीक आ गई थी। कॉलोनी की लाइटें नजर आ रही थी, और लाइट देख करके बिरजू जी का हौसला थोड़ा बढ़ने लगा। वो समझ गए कि अब मैं खतरे से बाहर हूँ, अब मेरे साथ ऐसे कुछ घटना नहीं हो सकती। लेकिन डर पूरे शरीर में अभी भी था। अब साइकिल चलाते चलाते आगे एक गड्ढा था। इसी वजह से वो देख नहीं पाए, और उनका टायर जो था गड्ढे में गिर गया। अब एक तरफ साइकिल, दूसरी तरफ बिरजू। गड्ढे में गिरने से अब इधर उधर हो गए लोग, गिर गए बिरजू। और तभी वो आवाज फिर सुनाई पड़ी, अरे बिरजू, साइकिल देख के सही ढंग से नहीं चला सकता? तेरे को दिखाई नहीं पड़ता गड्ढा? अब बिरजू तो जैसे कांप उठे। उनके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज वही। अब तीसरी बार आवाज सुनाई पड़ी, और आवाज उनको डांट रही थी कि तुझे नजर नहीं आ रहा बिरजू? तूने गड्ढे में साइकिल गिरा दी। अब बिरजू इतने जोर से उस जगह से दौड़े, साइकिल छोड़ करके भागते चले गए। दौड़ते जा रहे हैं, साइकिल की परवाह नहीं है। जहां गिरी है सारा सामान उसी पर रखा हुआ है। जलेबी लोबी सब थैले में पड़ा हुआ है। दारू की शीशी भी उसी बोतल, मतलब उसी थैले में रखी, सारा सामान। और सबको छोड़ छाड़ करके अब भाग चले बिरजू, अपनी जान बचा करके दौड़ते जा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखते जा रहे हैं। उनके पीछे कदमों की आवाज आ रही है। सबको सुनाई दे रहा है जैसे उनके पीछे कोई दौड़ रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। एहसास जरूर हो रहा था कि कोई उनके साथ दौड़ रहा है। जितनी तेज दौड़ रहे हैं उतनी ही तेज कदमों की आवाज आ रही है। जब अब बिल्कुल अपनी कॉलोनी के सीमा में पहुंचने वाले थे, तब फिर लगा कि जैसे उनका कोई पैर पकड़ करके खींच दिया हो। इतनी तेज जमीन पर गिरे कि उनकी एकदम हालत खराब हो गई थी। आज जब औंधे मुंह गिरे थे, जब पलटे कि आखिर किसने उनका पैर पकड़ा, आज जब पलट करके देख रहे हैं तो उनका होश उड़ चुका था। एक सफेद कपड़ों में एक औरत जैसे हवा में लहरा रही हो, लंबे लंबे बाल लहरा रहे हो, चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा चेहरा, कभी थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता था और कभी धुंधला हो जाता था। हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है। जमीन पर तो उसके पैर ही नहीं थे, और कहाँ जाए तो पैर तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ये देख करके बिरजू जी अब जोर जोर से कॉलोनी की तरफ मुंह करके आवाज लगाने लगे। बिल्कुल कॉलोनी के पास खड़े थे। कुछ ही दूरी पर कॉलोनी का घर रिस्टार्ट हो जाता था, लाइटें जल रही थी। अब रात को जब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए ना, तो कॉलोनी वाले को लगा कि हाँ, कोई मुसीबत में फंसा हुआ है और चिल्ला रहा है। तो जो आसपास के वहाँ से नज़दीक जो घर वाले थे, उनमें से कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकला और अपने टॉर्च वगैरह लेकर के, लाठी डंडे लेकर के और दौड़ पड़े थे। जब वो लोग पहुँचे तो बिरजू जी गिरे हुए थे। उनके नाक से खून निकल रहा था
वो कभी आंख बंद करते थे, कभी खोलते थे। अब लोगों को समझ में आया कि शायद इनके साथ किसी ने छीना झपटी किया है, मारपीट किया है, इनके सारा सामान छीन लिया है। ये सब जानते थे कि ये बिरजू है और रात के टाइम ये लौटता है, गुब्बारे बेचने का काम करता है। अब भोला भाला लड़का है। अब बिरजू से पूछने लगे कि भाई तेरे साथ में हुआ क्या, बात तो बता। लेकिन बिरजू इस हालत में नहीं थे कि वो लोगों को बता पाए कि उनके साथ क्या हुआ। आखिरकार बिरजू को टांग करके और उनके घर में पहुंचाया गया। घर में अब जो उनके पापा बीमार थे वो भी परेशान हो गए देख करके बेटे को में क्या हुआ। माँ की हालत तो ऐसी खराब, बहनों की हालत तो ऐसी खराब। अब जो उनके घर के अड़ोसी पड़ोसी थे सारे लोग जुट गए थे। अब बिरजू से पूछा जा रहा है। बिरजू कभी आंखें खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है कि बिरजू हुआ क्या, तुम्हारी साइकिल कहाँ है, सामान कहाँ है, तुम्हारे साथ किसी ने छीना झपटी की। लेकिन बिरजू बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाते थे। आखिरकार किसी अधेड़ व्यक्ति को समझ में आ गया था, जो पड़ोसी था, कि कहीं वो प्रेतों और चुड़ैलों के चक्कर में तो नहीं फंस गए। अब जैसी हरकत कर रहे थे बिरजू, अब वो समझ गए थे कि ऐसा ही कुछ कहानी इनके साथ बन गया है। और तब वो कहने लगे कि तुम्हारे घर में गंगा जल है, लेकिन उस घर में गंगा जल था ही नहीं बिरजू घर में। तब वो अधेड़ व्यक्ति अपने घर में गए, गंगा जल लेके आए। अब गंगा जल लेकर हाथ में कुछ बूंदे रखी, अब फिर कोई जैसे मंत्र पढ़ने लगे, और जैसे मंत्र पढ़ के गंगा जल बिरजू के ऊपर डाला ना, तो बिरजू जैसे फड़फड़ा वो उठे थे। लगा कि जैसे उनके जिस्म में कोई बैठा हुआ हो और वो शरीर वो छोड़ना चाहता हो। ऐसे कई बार जो अधेड़ व्यक्ति थे पड़ोसी उनके, अब वैसा ही किया था। और इसके बाद जैसे लगा कि बिरजू एकदम शांत पड़ गए हो, आंखें बंद हो गई, जैसे बेहोशी में चले गए हो। इसके बाद वो जो अधेड़ व्यक्ति कर रहे थे सब पूजा पाठ, और वो करते रहे। आखिरकार बिरजू को कुछ देर के बाद होश में आ गया, और जैसे ही होश में आया वो चीखने लगे, उस औरत के बारे में बताने लगे जो उनकी टांग पकड़ के खींचा था। फिर कहने लगे कि औरत मेरे सीने पर सवार हो गई थी, अब मेरा गला दबा रही थी, मेरा सांस दम घुटने लगा था, अब फिर मुझे ध्यान नहीं, मैं बेहोश हो चुका था। अब शुरू से लेकर अंत तक जो उनके साथ घटना घटी थी, रोड से लेकर के और घर तक का पूरा उन्होंने ब्यौरा बताया। तब अधेड़ व्यक्ति कहने लगे कि देख बेटा, मैं तेरे को बताया करता था ना कि उस रोड पर, उस जगह पर कुछ आत्माएं मुझे दिखी थी, और तभी मैं तुम लोगों को बताता रहता हूँ कि रात के टाइम अकेले मत आ जाया करो, कोई साथ में रखा करो, अकेले तो बहुत खतरे वाली बात है। लेकिन तुम लोग मेरी बात को समझते कहाँ हो, आज देख लिया ना। इसके बाद बिरजू जो थे अब सही तो हो गए, लेकिन कई दिन तक काम पर जा नहीं सके। और इसके बाद जब काम करने लायक हुए तो सुबह तो जल्दी निकलते थे, लेकिन अब 9-10 रात को 11 नहीं बजाते थे, 7 बजे तक अपने घर लौट आते थे। जितना कमाते थे और उसी में अपना घर परिवार अब चलाने लगे थे। अब ज़्यादा पैसे का लालच नहीं करते थे। घर वाले भी, उनके माता पिता कहने लगे कि बेटा अब तुम देर रात तक कहीं पर मत रुको, जितना कमाई हो गया उसी में हम लोग काम चला लेंगे, लेकिन देर रात तक आने की कोशिश मत करना। और उसके बाद बिरजू जी ने वैसा ही करना शुरू किया।